अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, 9.5 है, क्लास 9 के मैथ की। उसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। आप ये जो 6 फार्मूलाज हैं जो हम यूज़ करेंगे, कुछ फार्मूलाज जो है 9.5 में यूज़ होंगे और कुछ 9.6 में यूज़ होंगे। तो ये फार्मूलाज आपने जो है 6 लिख लेने हैं, जो कि डिफरेंट जगह पर हमारे 1 बाय 1 हम यूज़ करेंगे, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं नंबर ऑफ साइड आपने फाइंड करनी है, जबकि एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है। तो बहुत आसान सा फार्मूला होता है कि जब आपने नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन फाइंड करनी हो तो 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल जो कि आपको गिवन होता है वो लगाते हैं। लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन का क्या डिफरेंस है? यानी रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होगी यानी कि जिसकी सारी साइड एक जैसी होंगी। अगर साइड एक जैसी होंगी तो उनके एंगल भी एक जैसे होंगे। फर्ज किया कि एक पेंटागन है, यानी 5 साइडेड फिगर है, तो उसकी अगर एक साइड वो हमें 5 सेंटीमीटर, जस्ट सपोज के 5 सेंटीमीटर दे रहा है, तो सारी साइड उसकी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर कोई साइड ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है उसकी जितनी भी साइड होंगी वो सारी 3 की 3 सेंटीमीटर होगी। अगर उनमें से कोई एक भी साइड 3 से डिफरेंट होगी तो इसका मतलब है कि वो रेगुलर नहीं होगी, वो इरेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगी। इरेगुलर पॉलीगॉन में ये होता है कि साइड और एंगल सारे एक जैसे नहीं होते, यानी कि साइड की लेंथ और एंगल की मेजरमेंट डिफरेंट होती है, जबकि रेगुलर पॉलीगॉन में साइड की लेंथ और एंगल की मेजरमेंट आपस में सेम होती है, यानी एंगल की मेजरमेंट सारे एंगल एक ही जैसे होंगे मेजरमेंट के हिसाब से, जबकि सारी साइड मेजरमेंट के हिसाब से एक जैसी होंगी। तो अब हमने सिंपल क्या लगा देना है फार्मूला, नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला लग जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 360 डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल की शॉर्ट फॉर्म है, इस तरह लिखते होते हैं। तो 360 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? नीचे हमारे पास क्या है जी? 45। तो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। 45, 360 डिवाइड बाय 45, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 साइड्स आ जाएगा हमारा, यानी इसमें कितनी होगी? 8 साइड होगी। इसी तरह हमारे पास जो दूसरे पार्ट हैं उन सारों को हमने क्या करना है? 1 बाय 1 360 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरे जो है ना पार्ट बी सी डी एक जैसे थे, तो उनको टाइम बचत के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। आपने ये हर इससे पहले भी, यानी इस सोल्यूशन से पहले ये फार्मूला लिखना है, इस सोल्यूशन से पहले यही फार्मूला लिखना है, इस सोल्यूशन से पहले यही फार्मूला लिखना है। अब पहला जो पार्ट ए था उसमें 45 था, जो पार्ट बी है उसमें उसने 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसलिए हम 60 से डिवाइड करेंगे। 0 0 से कैंसिल, 6 6 और 36 6 साइड, यानी अगर हमारे पास 60 का एंगल हो तो हमारे पास जो बनेगी ना रेगुलर पॉलीगॉन, उसकी जो साइड्स होंगी वो 6 साइडेड फिगर होगी। और अगर हम एंगल 120 का कर दें तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा? यानी इसका 60 है तो इसको डबल करो 120, तो इधर साइड्स कितनी है? 6 हैं, तो इसकी आधी साइड रह जाएंगी। कितनी? हमारे पास 3 साइड्स रह जाएंगी। और अगर हमारे पास जो है एंगल हम 40 का रखें तो हमारे पास जो साइड्स बनेगी वो 9 साइडेड फिगर बनेगी। यानी अगर हम एक्सटीरियर एंगल की जो साइज है वो हम रख लें 40 डिग्री, तो हमारे पास जो फिगर बनेगी उसकी जो टोटल साइड्स होंगी वो 9 होंगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो पार्ट 1 है स्टूडेंट वो हो गया कंप्लीट, यानी पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो करें ड्रा अ रेगुलर पेंटागन हुज एक्सटीरियर angles are P, Q, R, S, T and each interior angle is K. What is the measure of each interior angles and each exterior angle? अब देखिए वो ये कह रहा है कि एक रेगुलर पेंटागन ड्रा करें, जो कि मैंने यहाँ पे एक रेगुलर पेंटागन 5 साइडेड फिगर होती है, ठीक है, तो इसको मैंने पेंटागन ड्रा कर लिया। अब क्योंकि इसकी सारी साइड्स एक जैसी होंगी तो याद रखिएगा कि इसकी सारी साइड इक्वल इन लेंथ होंगी, इसके सारे इंटीरियर एंगल एक जैसे होंगे, सारे एक्सटीरियर एंगल एक जैसे होंगे। यानी अगर यहाँ पर कोई एंगल है जिसकी वैल्यू जस्ट सपोज में कर लेता हूँ कि 75 है, तो यहाँ पे P भी 75 होगा, Q भी 75 होगा, R भी 75, S भी 75 और T भी 75। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो K की अगर वैल्यू 105 है तो इन सारों की वैल्यू 105 होगी। मैं फाइंड करूंगा, लास्ट में ये आपको प्रूव भी करके बताऊंगा। तो अब हमारे पास क्या है कि ईच इंटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू K है, वो हमने फाइंड करना है। ईच एक्सटीरियर एंगल भी हमने फाइंड करने हैं, जबकि हमारे पास क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, यानी यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे बात हो रही है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल का क्या नाम है? K है। तो कितने एंगल है? 1 2 3 4 5 टाइम K है। तो अब हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, फिफ्थ एंगल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5, क्योंकि पेंटागन मीन 5 साइडेड फिगर है। अगर 5 साइडेड फिगर है तो उसमें n की वैल्यू क्या होगी? 5। n मीन नंबर ऑफ साइड्स, तो इसलिए 5 - 2
और हो जाएगा जी 180। अब ये कितने के हो जाएंगे, 5 टाइम के है तो यानी 5 के हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा जी 3 मल्टीप्लाई बाय 180। तो अब देखें ये 3 0 0, 3 8 24, 24 को लगा 4, 2 कैरी चले गए, यानी 2 यहाँ पर हमारे पास कैरी आ गया, 3 1 3 और 2 5, 5 के की वैल्यू इतनी आ गई। अब के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 540, ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको यहाँ पर आके क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो के इज इक्वल टू हमारे पास 5, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 5 एंड 5 8 140 हो जाएगा। मैं जरा मोबाइल क्या उठा लो, वैसे मैं डिवाइड भी करके आपको दूसरी तरफ बता दूंगा। 540 डिवाइडेड बाय 5 आ गया 108, 108 यानी के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 108 डिग्री। कैसे कि जैसे मैंने 540 को सिंपल सी बात है ना ऐसे डिवाइड किया कैसे 5 से, तो 5 10 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 5 10 50 और 405 5 8 40, यानी 5 10 50 एंड 5 8 40। तो ये तो आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमें चाहिए, ये तो हमने फाइंड कर लिया। तो अब एक एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो हम लिखेंगे वी नो दैट के सम ऑफ इंटीरियर, देखो ना जी, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, कि अगर हम इंटीरियर एंगल को और एक्सटीरियर एंगल दोनों को जमा करें तो हमारे पास क्या होता है 180। कैसे, अब देखिए ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर है, तो ये क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर है ये एंगल बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसा एंगल होता है तो वो कितना होता है 180। तो ये सारे क्योंकि स्ट्रेट पे बन रहे हैं, इसी तरह ये देखिए ऐसे 180 हो जाएगा, ये ऐसे 180, ये इस तरह 180, तो 180। तो दो एंगल इंटीरियर और एक्सटीरियर जब दोनों एंगल को आप जब ऐड करते हो तो 180 होता है। तो अब देखिए इंटीरियर एंगल क्योंकि हम निकाल चुके हैं कि इंटीरियर एंगल जे के, यानी इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या है 108 है, तो इंटीरियर एंगल की जगह 108 और एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, ये 108 है, तो ये आ जाएगा जी एक्सटीरियर एंगल का सिंबल 180 माइनस 108, तो हमारे पास जो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 72 डिग्री आ जाएगा। अब ये सारे 72 है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यानी कि इनसाइड ये वाला के जो है ये यहाँ से यहाँ तक 108 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 72 है। अब 108 में अगर आप 72 ऐड करें तो क्या होता है 8 और 2 10, 10 का 0 1 कैरी चला जाएगा, 7 + 1 8, तो ये देखिए 180 आ गया। तो इन एंगल को अब देख सकते हैं कि सारे एंगल, ये भी 108 होगा, ये भी 108 होगा, यहाँ पे भी 108 होगा, ये वाला एंगल भी 108 होगा। आप इनके साइड भी लिख सकते हैं, और ये भी एंगल चलो इसके इधर लिख लेते हैं 108। जबकि यहाँ बाहर की बात करें 72 है, तो यहाँ से यहाँ पे भी 72 आ जाएगा, इसका ये वाला 72 होगा और इसका ये पार्ट 72 होगा और इसका ये पार्ट यानी क्या होगा 72। तो एंगल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो बस इतना सा सवाल था जो हमने करना था, ये हमारा सवाल हो गया जी कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। कि भाई एक पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर और एक्सटीरियर की ना आपस में कम्बिनेशन बता रहा है एंगल, या आप समझिए कि रेशो बता रहे हैं एंगल की। अब एंगल कह रहे हैं कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, जो इंटीरियर एंगल है इज 5 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी निस्बत जो इंटीरियर एंगल है वो 5 टाइम है, ठीक है। अब अगर जैसे फर्ज किया कि हम एक्सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास एक है, ये मेरे पास एक एंगल है, ये मेरे पास क्या होगा लाइक ऐसे कोई फिगर बन रही है जस्ट सपोज, तो ये मेरे पास इंटीरियर एंगल होगा और इसके बाहर क्या होगा मेरे पास एक एक्सटीरियर एंगल होगा। तो अब वो ये कह रहा है कि जो आपका इंटीरियर एंगल है वो 5 टाइम है एक्सटीरियर के, तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करें, कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। तो हमने बता दिया कि नंबर ऑफ साइड यानी फाइंडिंग हमारी है नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड करनी। हमने लेट कर दिया कि अगर एक्सटीरियर एंगल ये जो बाहर वाला एंगल है ये x हो, तो फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक वो क्या कर रहा है कि अगर एक्सटीरियर x है
तो जो एक्सटीरियर x है तो इंटीरियर आपका क्या होगा 5x हो जाएगा, यानी अगर यहाँ से यहाँ x है तो ये वाला अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए फिर इंटीरियर हमारा 5x हो जाएगा। और हमें ये भी पता भी नहीं होता कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर, इन दोनों एंगल को अगर क्या किया जाए ऐड किया जाए तो ये दोनों ऐड होकर क्या होते हैं 180 की इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए सम ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर में हमारे पास क्या है जी 5x है, जबकि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल में क्या है जी x है, और टोटल कितना आ गया जी 180। 5x और 1 टोटल कितने x हो जाएंगे 6x, और इधर क्या आ जाएगा जी 180। तो x इज इक्वल टू 180, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 3 18, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 30 आ गया। तो 30 का क्या है एक्सटीरियर एंगल, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला 30 डिग्री, डेफिनेटली ये अंदर वाला कितना होगा 150 हो जाएगा, यानी इन साइड जो एंगल है ये यहाँ पे हमारे पास, यानी कि 5 3 15 तो 180 हो जाएगी। यानी 5 को अगर 30 से मल्टीप्लाई किया जाए, 5x है ना, यानी 5x है, अगर मैं 5 को इस x की जगह क्या करूँ 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल तो आपका 150 हो जाएगा। तो 150 में 30 ऐड करो तो 180 हो जाएगा। ये इसलिए हमने किया था क्योंकि हमें नंबर ऑफ साइड्स के लिए ईच एक्सटीरियर एंगल रिक्वायर्ड था। तो जब तक हमारे पास एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा तो नंबर ऑफ साइड्स हम नहीं फाइंड कर सकते। तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए हमने फार्मूला लगाया हुआ है 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच जो एक्सटीरियर एंगल है वो x है और उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी इसको हाईलाइट करने के बजाय आप बेशक क्या करें, इस नीचे वाले को इसको हाईलाइट कर दें। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं जी 30, यानी 0 को 0 से कैंसिल कर दो, 3 1 एंड 3 2 तो नंबर ऑफ जो साइड्स हैं वो कितनी आ गई हैं 12। तो बस इतना सा हमारे पास क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट अगर हम क्वेश्चन नंबर बात करें 4 की, तो उसमें कह रहा है फाइंड द मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स पॉसिबल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अब यानी कि ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझने की बात है। हमसे वो कह रहे हैं कि मिनिमम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं और मैक्सिमम एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सटीरियर नहीं है, वो क्यों नहीं है आपको बताता हूँ। अब देखें जो रेगुलर पॉलीगॉन होती है ना, रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन ये है कि उसकी जो साइड्स होती हैं दे आर इक्वल इन लेंथ। एक चीज कि उसकी साइड तमाम जो है वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, यानी अगर ए से बी तक 4 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 4 होगा, सी ए भी 4 सेंटीमीटर होगा। और जो ऑल साइड्स इक्वल होंगी तो इन साइड जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि 3 साइडेड जो होती है ना फिगर बनती है क्लोज फिगर, इससे कम तो नहीं बन सकती ना, 2 साइडें तो कोई पॉलीगॉन नहीं बनाएगी, मैं कम से कम 3 होंगी तो बनाएगी ना, यानी 3 से ज्यादा तो बनाएगी, लेकिन कम से कम 3 से यानी कि पॉलीगॉन शुरू होगी। तो रेगुलर जो पॉलीगॉन है उसकी साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। अगर 3 साइड्स हैं इक्वल है तो उसके जो इनसाइड एंगल होगा वो क्या होगा 180 के इक्वल होगा। सम इनका 180 होता है, तो सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 180, तो 60 यहाँ पे आ जाता है, 60 यहाँ पे आ जाता है, 60 यहाँ पे, यानी एंगल ए और एंगल बी और एंगल जो सी है ये 180 है। अगर इसको भी हम x कह दें, इसको भी x कह दें तो x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, यानी कि तो हमारे पास एक चीज तो आ जाएगी कि मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है वो 60 होगा, 60 से जो कम होगा उसके हिसाब से नहीं बनेगी। हाँ, अगर हम देखें कि यहाँ 60 बन जाए, यहाँ क्या हो जाए 30 बन जाए, तो 60 और 30 90 और एक 90 लाइक ऐसे अगर फिगर बन जाए फिर भी तो बन सकती है ना, कि ये हमारे पास फर्ज किया कि एक हम 60 का कर लें, एक 30 का कर लें और इधर क्या कर लें 90 का बनेगी तो सही, लेकिन ये रेगुलर जो है वो नहीं होगी, यानी रेगुलर क्योंकि उसने कहा है कि रेगुलर होनी चाहिए। एक चीज तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा। दूसरी वो बात कर रहा है मैक्सिमम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, तो ये मैक्सिमम एक्सटीरियर नहीं है बल्कि ये क्या है एक्सटीरियर की जगह क्या है इंटीरियर की है। और इंटीरियर एक्सटीरियर क्यों नहीं है और इंटीरियर क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्या है INTERIOR इंटीरियर एंगल है, ठीक है जी, इधर मैंने दोनों इंटीरियर लिखे। अब क्यों, उसकी वजह यह है कि अगर हम एक इंटीरियर और दूसरे एक्सटीरियर की बात करें तो उसमें तो कोई उस तरह लॉजिक नहीं बनता, उसमें तो क्या होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम की कहानी नहीं बनती। वो ये होता है कि अगर फर्ज किया कि ये एक ट्राइंगल जस्ट सपोज मैं एक बना लेता हूँ,
या इसी को चलो हम ले लेते हैं ऐसे। तो अब ये जो इस इनसाइड है ये आपके पास इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे क्या है आपका ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है इसको हम कहेंगे INTERIOR, इंटीरियर एंगल। तो इसका एक्सटीरियर एंगल तो ये बनेगा। अब जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो डिपेंड करेगा इंटीरियर एंगल पे। अगर इंटीरियर एंगल 60 का है तो वो 120 का बन जाएगा टोटल, यानी ये 120 बन जाएगा। क्यों कि स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल तो 180 का बनेगा। तो इसलिए जो इंटीरियर होगा, जिस हिसाब से इंटीरियर चेंज होगा उस हिसाब से एक्सटीरियर चेंज होगा। इसमें मैक्सिमम मिनिमम की कहानी नहीं बनती, ठीक है। आपकी बुक के एंड पे आंसर भी उसने दोनों इंटीरियर के हिसाब से दे दिए, क्योंकि इंटीरियर जो है वो एक्सटीरियर पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटीरियर इंटीरियर पे डिपेंड कर रहा है। एक्सटीरियर चेंज होगा तो इंटीरियर भी चेंज होगा, इंटीरियर चेंज होगा एक्सटीरियर भी चेंज होगा। यहाँ पर और बात कर रहा है, कह रहे हैं कि भाई जो एक रेगुलर पॉलीगॉन है उसमें कम से कम यानी छोटे से छोटा एंगल कितना हो सकता है इनसाइड, और बड़े से बड़ा एंगल कितना हो सकता है इनसाइड, ताकि एक रेगुलर पॉलीगॉन बन जाए। तो उस रेगुलर पॉलीगॉन को बनाने के लिए हमें इंटीरियर एंगल ही रिक्वायर्ड होते हैं। तो रेगुलर इंटीरियर एंगल बनते बनते एक कोई शेप बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पर एक्सटीरियर नहीं है, यहाँ पर इंटीरियर है। तो इसीलिए इंटीरियर एंगल जो है वो आपका 60 का कम से कम मिनिमम होगा और मैक्सिमम क्या होगा 179.99 यानी 180 से क्या होगा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये देखें मेरे पास क्या है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर जो टोटल एंगल होता है वो 180 होता है, तो मतलब पूरा 180 है। अब 180 से अगर मैं 180 का बनाऊं तो एक आगे एक और लाइन खींच दूं इसी के साथ, ये एक पॉइंट है, फिर 180 बन जाएगा। इसी तरह आगे लाइन ड्रा करता जाऊंगा तो वो तो क्या होगा, एक कोलिनियर हो जाएंगे, यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बनता जाएगा। अब क्या है कि वो तो शेप ही कोई नहीं बनेगी, वो तो ऐसे ऐसे आगे लाइन स्ट्रेट बढ़ती जाएगी। मुझे इस लाइन यानी कि एक शेप बनाने के लिए मुझे इस एंगल को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। लाजमी बात है, जब छोटा करूंगा तो यहाँ से एक लाइन कुछ इस तरफ को जाएगी, यानी यहाँ पे एंगल तो क्या होगा, ये ऐसे को चली जाएगी, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर यहाँ पे अगेन मैं इस एंगल को, क्योंकि यहाँ पे 180 का अगेन 180 बन रहा है, इसको अगेन मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, छोटा सा कट कर दूंगा, तो फिर आगे चले जाएंगे। फिर अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ 180 होगा तो मैं यहाँ से इसको एक पीस छोटा करूंगा, तो फिर ये देखो इस तरह एक शेप क्लोज होते होते एक लम्हा ऐसे आएगा कि ये घूम के दोबारा एक जगह आ जाएगी जहां पर वो क्लोज फिगर बन जाएगी। तो इसलिए यानी कि मैक्सिमम जो एंगल है वो कितना हो सकता है, 179.999 यानी कि लेस देन 180 से, यानी 180 से छोटा एंगल करोगे वो जितना आप 179 कर दो या 160 कर दो बन जाएगी। लेकिन वो मैक्सिमम की बात करते हैं, भाई मैक्सिमम हम 179.99 होंगे, यानी थोड़ा बहुत उसको छोटा करेंगे, लाइन को थोड़ा सा उसको रिफ्लेक्ट कराएंगे, यानी कि उसको बेंड कराएंगे, उसका रास्ता उसका मोड़ेंगे, तभी तो वो फिगर बनेगी ना। तो इसलिए इफ मैक्सिमम इंटीरियर एंगल इज 180, अगर हम मैक्सिमम एंगल जो है इंटीरियर 1 रख लें तो वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो एडजेसेंट साइड ऑफ पॉलीगॉन बिकम्स कोलिनियर। तो फिर इसका मतलब है कि एक ये साइड है, ठीक है ना, साइड 1 है, ठीक है, और इसका यहां से ये पॉइंट है, एक और साइड है, ये साइड 2 है, देखिए जी साइड 2 है। तो ये देखिए साइड 1 यहां से यहां और साइड 2, ये तो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन है तो उसमें तो एंगल कितना होगा जी, 180 का बनेगा एडजेसेंट साइड। तो इसमें क्या होगा कि इसकी एक साइड ये है, जैसे एक साइड देखो, एक साइड ये है, दूसरी एडजेसेंट साइड ये, यानी अगर मैं इसको साइड 1 कहूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, साइड 2 होगी। जब साइड 1 और साइड 2 के एंगल में स्ट्रेट नहीं बनेगा, स्ट्रेट एंगल नहीं बनेगा, यानी 180 से छोटा होगा तभी फिगर बनेगी। तो बस आपने ये लिखना है। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है हमें कि फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 5 साइडेड, 9 साइडेड, 15 साइडेड एंड 20 साइडेड। अब यानी कि हमें वो ये कह रहा है कि भाई आपने एक्सटीरियर एंगल आपने बताना है। अगर कोई शेप 5 साइडेड हो तो उसमें हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा, अगर 9 साइडेड होगी तो फिर एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा, 15 होगा तो फिर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा। तो एक तो ये है कि हमारे पास जो है ना, अगर दो एंगल में से एक एंगल हमें पता चल जाए, इंटीरियर एंगल अगर हमारे पास आ जाए ना इंटीरियर एंगल, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, यानी कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, जैसे अब हमारे पास एक साइड है ऐसे, अब अगर फर्ज किया कि ये इसका इंटीरियर एंगल हो तो ये इसका, ये वाली साइड इसका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल हो। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर जब दोनों ऐड होते हैं तो वो क्या होता है, 180 बनता है। तो 180 में से अगर हमारे पास ये इंटीरियर एंगल हो तो 180 में से इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालें तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये है
कि ईच इंटीरियर एंगल निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, कि हर यानी एक एंगल इंटीरियर कितना होगा वो हमें पता चलेगा कि अगर हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाए और नंबर ऑफ साइड्स हमें गिवन है, उन दोनों को डिवाइड करें तो हमें एक जो इंटीरियर इनसाइड एंगल है वो हमें पता चल जाएगा। जब इनसाइड एंगल हमें पता चल जाएगा, उसी एंगल को 180 से माइनस करने से हमारे पास बाहर वाला यानी एक्सटीरियर एंगल भी आ जाएगा। तो इंटीरियर एंगल का फार्मूला हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, -2 और 180 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ गया। तो अब ईच इंटीरियर एंगल हमने निकालना है। ईच INT आगे एंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो कि हमारे पास क्या है जी 540 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड क्या है 5 है, तो हमारे पास जो ईच इंटीरियर एंगल होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 108 डिग्री। तो ये हमारे पास अब देख सकते हैं कि टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 है, जबकि ये जो पार्ट है ना, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ जो पार्ट है ये हमारे पास 108 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल इंटीरियर आ गया। अब एक्सटीरियर एंगल निकालना है, 180 से माइनस करो तो हमारे पास आ जाएगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस INT एंगल। तो 180 में से अगर हम माइनस कर लें 108, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 72 डिग्री। यानी हमारे पास जो ईच एक्सटीरियर एंगल आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 108, क्योंकि उसने क्या कहा था कि फाइंड एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल आप लिख लें जी, एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो यूं हमारे पास हमने एक्सटीरियर एंगल निकालना था, 102 आ गया। तो ये पार्ट ए जो है स्टूडेंट वो हो गया कंप्लीट। आई होप समझ आया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका पार्ट ए मैंने एक्सप्लेन किया, बी सी डी बिल्कुल सेम है, तो मैंने तीनों को सॉल्व कर दिया ताकि कम टाइम में सारा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है 9 है, तो एन की वैल्यू 9 हो जाएगी। नंबर ऑफ साइड 15 है तो एन की 15, एंड नंबर ऑफ साइड 20 है तो एन की वैल्यू 20 हो जाएगी। इसमें देखें यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने थे, तो जहाँ n था यहाँ 9 पुट किया, 9 में से 2 गए 7, 7 को 180 से मल्टीप्लाई किया 1260। तो जब मेरे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल आगे हैं तो ईच इंटीरियर एंगल मेरे पास जो उसका सम है वो लिखा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड क्या थी 9 है वो लिखी। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो जो इंटीरियर एंगल है वो 120 आ गया। जब मेरे पास इंटीरियर एंगल आ गया तो मैंने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि 180 माइनस इंटीरियर एंगल। तो इसी को इंटीरियर एंगल को 180 से माइनस करने से ये होता है ना 180 माइनस इंटीरियर एंगल। तो जो हमारा इंटीरियर एंगल आया है दैट इज 140, उसको 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा कितना जी 40 डिग्री, क्योंकि 140 में 40 ऐड करो तो 180 बनना चाहिए। यानी एक्सटीरियर और इंटीरियर, यानी ये आपका एक्सटीरियर है ये इंटीरियर है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 180 बनना चाहिए, तो आपका करेक्ट होगा। इसी तरह यहाँ n की वैल्यू हमारे पास 15 थी, तो 15 में से 2 गए 13, 13 को 180 से मल्टीप्लाई किया 23, 40 हो गए। अब हमने इसी जो है इंटीरियर एंगल को निकालने के लिए ईच इंटीरियर एंगल को जब हम निकालते हैं तो हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो कि हमने 23, 40 लिखा है उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ साइड जो दी होती है। तो नंबर ऑफ साइड हमारे पास 15 है, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या हो गया कि ईच इंटीरियर एंगल जो इनसाइड एंगल है वो हमारे पास आ गया। तो अब हमने एक्सटीरियर एंगल निकालना है, इसलिए हमने इंटीरियर एंगल को पहले निकाला। उसी इंटीरियर एंगल को जब आप 180 से माइनस कराते हैं तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। यही काम हमने यहाँ किया, n की जगह क्या किया 20, 20 में से 2 गए 18, 18 180 मल्टीप्लाई हुआ 32, 40 आ गया। 32, 40 को 20 से डिवाइड किया क्योंकि नंबर ऑफ साइड क्या है 20 है। तो ईच जो इंटीरियर एंगल होता है उसको निकालने के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स होता है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 32, 40 है और नंबर ऑफ साइड 20 है, 162 आ गया। और एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है तो 180 में से जो आपका इंटीरियर एंगल आपने निकाला होता है उसको माइनस करते हो तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल भी आ जाता है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ऐड होकर 180 बनने चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर ठीक होगा। तो बस इतना सा 5 क्वेश्चन था। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो कह रहे हैं द रेशियो बिटवीन एन exterior angle and interior angle of a regular polygon is 1:2. Find measure of each exterior angle, measure of each interior angle and number of sides in the polygon. अब कह रहा है कि जो एक हमारे पास क्या है जी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन यानी जिसकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल इन लेंथ होती है और इनसाइड जो एंगल होते हैं उनकी मेजरमेंट भी सेम होती है।
अब कह रहा हूँ दोनों एंगल की जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल है गिवन में बताना कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल है उनकी रेशो 1 रेशो क्या है हमारे पास 2 है, यानी कि जो हमारे पास इनकी रेशो है ना वो ये कह रहे हैं रेशो, यस ये एक्सटीरियर पहले वो थोड़ा सा मैंने ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है और ये क्या है इंटीरियर एंगल है, ठीक है उनकी, यानी कि एक्सटीरियर एंगल अगर 1 होगा तो इंटीरियर एंगल उसका डबल होगा, बिल्कुल लाइक ऐसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे 180 का एंगल बन रहा है। तो हमारे पास जो कुछ इस तरह अगर फर्ज के बने, ये अगर फर्ज करो 60 है तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका जो इनसाइड एंगल है वो डबल होगा, यानी 60 और 60 120 होता है। अब हमने लेट कर लिया कि जो एंगल ए है वो x है और जो इंटीरियर एंगल है एक्सटीरियर एंगल है वो x है, तो इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या है 2x है। तो एक्सटीरियर नंबर ए में हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, नंबर बी में हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, नंबर सी में हमने नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। तो एक्सटीरियर एंगल को हमने फाइंड करना है तो हमें पता है कि वी नो दैट इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 के इंटीरियर एंगल ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है तो ये हमारे पास क्या होगा एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो कितना होता है 180 होता है। तो अब इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या है, हमने उसे लेट किया हुआ है 2x और इंटीरियर एंगल को हमने x इसलिए हमने कहा है कि कोई ना कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे तभी तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी ना। तो हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 180 के साथ दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें तो हमारे पास x जो है वो कितना आ जाएगा 3 6 18 60 डिग्री आ गया। तो जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है वो हमारे पास आ गया जी ईच एक्सटीरियर जो एंगल है वो आ गया जी 60 डिग्री आ गया, ठीक है जी। अब दूसरी बात है कि हमने क्या फाइंड करना है कि ये एक्सटीरियर एंगल था ना, अब हमने क्या फाइंड करना है इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल को हमने क्या कहा हुआ है 2x कहा हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू हमारे पास क्या है 60 है, यहाँ 60 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा जी ईच इंटीरियर एंगल जो है 120 डिग्री हो गया। देख सकते हैं कि उसका यानी कि जो फर्स्ट है यानी एक्सटीरियर है वो अगर 60 है तो इंटीरियर उसका डबल है 120। अब हमने क्या फाइंड करिए नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड का फार्मूला क्या होता है 360 डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना निकला हुआ है 60 निकला हुआ है, यहाँ 60 पुट कर दें, 0 को 0 से कैंसिल कर दें, 6 6 और 36 तो नंबर ऑफ जो साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वो कितना आ जाएगा जी 6। तो ये 3 चीजें हमने फाइंड करनी थी, 1 2 3 तीनों हमने फाइंड कर ली और यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अच्छा तो अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम बात करें 8 और 9 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 और 9 की 8 की बात करें तो 7 और 8 में जस्ट एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, उनको एक लॉजिकल क्वेश्चन है, एक उसको लॉजिक एक्सप्लेन करना है या रीजन एक्सप्लेन करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। कह रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि कोई जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका जो एंगल है वो क्या हो 50 डिग्री का हो। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो रेगुलर पॉलीगॉन होती है ना उसमें जो नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं दे आर इक्वल इन लेंथ एंड जो एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो अब देखें 360 है ना, अब 360 को अगर मैं 60 पे डिवाइड करूं ये कैंसिल होके तो 6 सर देखिए 36 आ जाएगा, ठीक है। अब यानी कि 60 का टेबल क्या होता है कि 360 पे जाते हैं। अब देखें कि हमारे पास क्या है कि 6 एंगल 60 के यानी कि बन सकते हैं, लाइक ऐसे अगर है ना यहाँ पे 60 है ये भी 60 होगा ये भी 60 होगा तो ये रेगुलर हो जाएगी पॉलीगॉन। अब क्या है कि जो 120 के भी हो सकता है कि जैसे 120 है ना तो 360 को डिवाइड कर दो 120 पे तो 12 3 36 जा सकता है बिल्कुल जी। हमारे पास 3 एंगल बनेंगे जैसे इधर 120 के, तो 50 जो है उसका टेबल 360 पे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अगर हमने नंबर ऑफ इक्वल मेजरमेंट एंगल होने चाहिए, अगर 3 एंगल हैं तो तीनों 120 के होंगे, अगर 4 एंगल हैं तो सारे यानी कि इक्वल इन लेंथ होंगे, अगर 90 डिग्री के 4 हैं तो सारे 90 के होंगे।
तो इसलिए हमारे पास जो 50 है, 50 का टेबल नहीं जाता किस पे, 360 पे, 360 पे नहीं जाता, तो इसलिए मल्टीपल नहीं है इसका 360 का। क्यों कि अगर हम 50 को डिवाइड करें 360 पे तो ये समथिंग कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी, ये आ जाएगा 7.2 समथिंग। तो वो क्या होगा कि एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। तो इसका सिंपल सी बात है कि भाई हमारे पास जो रेगुलर होते हैं ना, उसमें यानी 60 का हो सकता है एंगल, लाइक दूसरा 30 का हो सकता है, 90 का हो सकता है, यानी हर वो वैल्यू जो 360 के साथ डिविजिबल हो वो तो पॉसिबल है, लेकिन हर वो वैल्यू जो 360 पे डिविजिबल ना हो तो वो पॉसिबल इस केस में नहीं हो सकती। तो नो, बिकॉज 360 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 60, मल्टीपल ऑफ 50 के जो 360 है वो मल्टीपल 50 का नहीं, यानी 50 का टेबल 360 का नहीं कहता। क्वेश्चन नंबर, अगर हम 8 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि नेम द पॉलीगॉन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 90 इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। अब कह रहे हैं कि ऐसी रेगुलर एक ऐसी पॉलीगॉन का, एक ऐसी नेम द पॉलीगॉन, एक ऐसी पॉलीगॉन का नाम बताना है आपने जिसमें हमारे पास क्या हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। मतलब हमने एक रेगुलर, इनफैक्ट एक पॉलीगॉन हमने बतानी थी, उसने रेगुलर नहीं कहा, रेगुलर पॉलीगॉन बतानी जिसके इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या हो कि 90 डिग्री के होने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने दो शेप बनाई, फिर मैं आपको इसकी लॉजिक की तरफ आता हूँ। अब आप देखें कि ये स्क्वायर है, तो ये देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे 90 है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, और ये वाला भी क्या है, 90 डिग्री का है। इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, और इधर भी 90 है। अब दोनों में थोड़ा फर्क क्या है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। अब ये रेगुलर तो नहीं कहलाएगी, क्यों कि इसकी ना साइड्स जरा डिफरेंट है, यानी इसकी दोनों साइड्स क्या है कि चारों साइड एक जैसी नहीं है, जबकि इसकी चारों साइड क्या है, एक जैसी हैं। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। तो क्या है कि रेगुलर पॉलीगॉन में हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ जो एंगल होते हैं वो दे आर इक्वल इन मेजरमेंट, यानी चारों 90 के हैं, बिल्कुल 90 के हैं। जो साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, जो साइड्स हैं वो आपस में मेजरमेंट में इक्वल होती हैं, यानी ये सारी 4 सेंटीमीटर हैं में, तो ये क्या है हमारे पास, ये साइड पॉसिबल है। स्क्वायर इज आर रिक्वायर्ड पॉलीगॉन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, के जो इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल है वो उसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि टोटल 180 है। अगर इस साइड पे 90 है तो टोटल यानी कि यूं 180 बनेगा, तो 180 इसका मतलब है 90 इधर बनेगा, 90 और 90 180। यहाँ पर भी इस तरह का है कि वो 90 और 90 बनता है, लेकिन ये क्योंकि इर्रेगुलर है, क्यों, इसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट है दो, यानी कि ये देखो चारों साइड एक जैसी नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया दिस इज ओनली ट्रू फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, नॉट फॉर इर्रेगुलर पॉलीगॉन। इर्रेगुलर पॉलीगॉन पर ये कंडीशन नहीं अप्लाई होती। अच्छा, तो स्टूडेंट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, कह रहा है द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, आइडेंटिफाई द पॉलीगॉन। अब वो कह रहा है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ना, यानी जो इनसाइड एंगल है ना, उन सारों को सम करें, वो इक्वल होगा किसके, जो एक्सटीरियर एंगल का सम है उसके, लेकिन एक्सटीरियर एंगल तब इक्वल होगा जब एक्सटीरियर एंगल के सम को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो कहते हैं कि अब बताएं कि अगर इस टाइप की कंडीशन हो तो वो किस टाइप की पॉलीगॉन हमारे पास होगी। हमने पॉलीगॉन को आइडेंटिफाई करना है कि वो कितनी साइडेड फिगर होगी। हमें जब पता चल जाएगा कि एन की वैल्यू कितनी है, यानी नंबर ऑफ साइड उसकी कितनी है, अगर 5 साइड है तो हम उसे कहेंगे कि पेंटागन है। 6 हमारे एन की वैल्यू 6 आ जाती है तो हम कहेंगे हेक्सागन है। तो इसलिए हमारे पास कंडीशन वो ये कह रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो हैं, वो जितने भी इंटीरियर एंगल हैं वो इक्वल होंगे किसके, 4 टाइम्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के, एक्सटीरियर एंगल जो है उसके 4 टाइम के। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 360 होता है। तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कह रही है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल का सम है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल आएगा। तो अब n-2 को फिलहाल आपने ऐसे ही रहने देने। ये जो 4 मल्टीप्लाई बाय 360 है ना, इसको 180 पे मल्टीप्लाई करना है। इनफैक्ट हमने n मालूम करना है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इनफैक्ट हमने मालूम करनी है। तो ये देखिए 0 0 से कैंसिल हो गए, 18 2 36, तो n-2 किसके इक्वल आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो n-2 कितने, 8 हो गया। तो n को इधर ही रहने दो, ये 2 उधर जाकर इसमें
ऐड कर दो तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब n की वैल्यू 2 आ गई है तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फिगर है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 10 है। तो इसलिए जो हमारे पास फिगर है वो हमारे पास आ जाएगी जी, द पॉलीगॉन इज डेकागॉन। आपने सिंपल लिख देना, द गॉन इज डेका एंड डेकागॉन। क्यों? डेकागॉन जो होती है वो 10 साइडेड फिगर होती है, n इज इक्वल 10। इसमें इसका मतलब है कि नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स 10 है, तो वो ये डेकागॉन होगी, यानी कि इसमें 10 साइडेड है। तो बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 12 डिग्री, यानी गिवन में हमें एक्सटीरियर एंगल क्या कह रहा है, 12 डिग्री बता रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, कि बताएं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 फार्मूला लगता है। तो n से मुराद है नंबर ऑफ साइड्स। अब क्योंकि नंबर ऑफ साइड हमारे पास नहीं है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल हमें दो चीजें चाहिए होती हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल के लिए, एक हमें n यानी कि n की वैल्यू चाहिए होगी ना, दूसरा तो 180 है। तो n निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक एक्सटीरियर एंगल और 360। ये फार्मूला हम लगाएंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल के लिए हमें n रिक्वायर्ड है, तो नंबर ऑफ n से मुराद नंबर ऑफ साइड यानी हमने फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ साइड का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, उसने हमें कितने दे दिया, 12। तो 12 3 36, 0 इधर चला जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास, नंबर ऑफ जो साइड्स हैं वो कितनी आ जाएंगी, 30। ये ऐसे, ठीक है जी। नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी आ गई हैं, 30 आ गई। तो अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो हमारे पास आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर यानी नंबर ऑफ साइड n की बात हो रही है 30। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह आपने क्या पुट कर देना है जी, 30 - 2 मल्टीप्लाई बाय 18 180। तो ये कितना बच जाएगा जी, 28 बच जाएगा, और 18 180 आ जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई बाय 28 50-40 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा 5040। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्टूडेंट कंप्लीट हो गए। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम अगर 11 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 में वो ये कह रहा है कि प्रूव दैट ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स कोरिस्पोंडिंग एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब ये है कि हमारे पास कह रहा है कि भाई एक पॉलीगॉन है जिसमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो है वो सप्लीमेंट्री है। अब सबसे पहले हमें सप्लीमेंट्री का पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं कि कोई से भी दो एंगल को ऐड करें तो वो 180 के इक्वल आए, यानी कि अगर जैसे एंगल ए एंगल बी 180 के इक्वल, जैसे हमारे पास फर्ज करें कि एक एंगल 30 है तो उसको दूसरा एंगल 150 होगा, 130 और 150 किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 के, और वो सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। जैसे 120 है तो दूसरा 60 होगा, तो 120 + 60 क्या होगा हमारे पास 180 हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्री का तो ये मतलब है। अब हमने क्या कर लिया कि लेट कर लेते हैं कि कंसीडर पॉलीगॉन विद इट्स इंटीरियर एंगल ए एंड इट्स एक्सटीरियर एंगल बी, कि भाई एक ऐसी हमारे पास पॉलीगॉन है जिसमें एक उसका इंटीरियर एंगल है और दूसरा उसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। फर्स्ट कि एक साइड ये है ना और दूसरी साइड हमारे पास सपोज ये, तो ये इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और ये इसका क्या है, इंटीरियर एंगल है। जो हमारे पास इंटीरियर एंगल है उसको हमने ए कहा है और एक्सटीरियर को हमने बी कहा है। तो अब आप देखें कि क्योंकि ए और बी दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इस तरह इन दोनों को अगर इकट्ठा करें तो ये दोनों मिलकर किसके इक्वल होंगे, 180 के। अगर ये 180 के हैं तो इसका मतलब है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सिंस एंगल ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल, देख सकते हैं कि एडजेसेंट, क्योंकि एक ये एंगल और ये यानी कि दोनों एक साथ बन रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं फाउंड बाय टू कोरिस्पोंडिंग साइड या कंसेक्टिव
साइड कह सकते हैं, वन आफ्टर यानी पहली साइड एंड देन दूसरी साइड जो है एक पॉलीगॉन की, सो द सम ऑफ टू एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180। इसलिए इन दोनों का जो सम है वो 180 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फर्स्ट साइड है उसकी दूसरी कंसेक्टिव साइड ये है, यानी उसकी सेकंड साइड ये है, तो इन दोनों ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे एक तो बन रहे हैं ना, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी है कि दोनों एक साथ साथ बन रहे हैं, एक इस तरफ बन रहे हैं एक इस तरफ बन रहे हैं, इन दोनों का सम जो है 180 के इक्वल होगा। इसलिए ए प्लस बी एंगल जो होगा 180 के इक्वल होगा। इसके लिए फर्दर मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन में हम ये कहते हैं कि जी सम करते हैं कि अगर यानी कि हमें पता है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जिसको हमने ए कहा हुआ है उसका फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय n होता है नंबर ऑफ साइड के। तो एक्सटीरियर एंगल बी को से रिप्रेजेंट किया हो वो होता है जी 360 डिवाइड बाय n क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। अब हमने ये कहा हुआ है कि अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को जमा करें तो 180 के इक्वल होता है, इसलिए इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अगर इस लेफ्ट साइड को सॉल्व करने से हमारा आंसर 180 आ जाता है जो कि राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब है कि हमारी बात जो है वो पॉइंट वो सेटिस्फाई है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों के नीचे क्योंकि हमारे पास क्या है कि n है, तो हमने n क्या ले लेना है, इसका एलसीएम ले लेना है। जब n एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, n माइनस ऊपर वाली साइड भी देखो हमारे पास सेम आ जाएंगे, यानी कि 360 भी इसी तरह आ जाएगा और n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 भी ऐसे आ जाएगा। ये जो 180 है पहले इस n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 180 n, और इसको जब आप क्या करोगे इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे इसको इस 180 को, तो ये क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, और प्लस 360 ये वाला इसी तरह आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा n। प्लस 360 और माइनस 360 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यूं हमारे पास कितना हो जाएगा 180 n डिवाइड बाय n। अब n से कट जाएगा जो कि 180 है, जो कि हमारे पास क्या आ गई है राइट हैंड साइड आ गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, सो a प्लस b इज इक्वल टू 180 होगा, जो कि सप्लीमेंट्री होगा कि ए बी को ऐड करें तो 180 होगा। तो बस इस तरह इतना क्वेश्चन कर दें, आपका बेहतरीन इसका जो है आंसर बन जाएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जिसमें कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ साइड इन अ रेगुलर पॉलीगॉन व्हेन द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 72 डिग्री। अब कह रहे हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो 72 है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करें। तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। तो जो 360 ईच एक्सटीरियर एंगल उसने 72 दिए हुए, डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि इसकी नंबर ऑफ साइड 5 होंगी। अगर एक्सटीरियर एंगल 72 को हो तो उसमें 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन बनेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 13 की, तो उसमें वो ये कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन जो है ना, उसमें फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पेंटागन क्या होती है, 5 साइडेड फिगर होती है, और रेगुलर पॉइंट पेंटागन है और उसकी 5 साइड फिगर होती है, और 5 साइड्स उसने हमें दे दिए, सॉरी 5 साइड नहीं दी थी, 5 एक्सटीरियर एंगल दे दिए। एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, ये सारे एक्सटीरियर एंगल है। अब हमारे पास कह रहा है फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल। अब हमने ईच एंगल जो है ना उसकी मेजरमेंट निकालनी है। ये तो उसने क्योंकि इनके बीच में यानी कि वेरिएबल जो y दिया हुआ है ना, सिंपल वो y हमने क्या करना है फाइंड करना है, और एग्जैक्ट एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो हम बताएंगे। ये एग्जैक्ट एंगल नहीं है, इसमें एक वेरिएबल है जो अननोन है, उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे और उसके बाद हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंगल निकालेंगे। तो हमें पता है कि वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 होता है। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, फिफ्थ एंगल, इन 5 एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो 360 होगा। अब इन सारों को ऐड कर लेते हैं। ये 1 y है, ये 2, ये 2 y, ये कितने 3 y हो जाएंगे, 3 और 3 6 y, 6 और 4 10, 10 और 5 15 y हो जाएगा, यानी कि 15 y आ जाएगा। अब नंबर 5 प्लस 3 8, 8 और 2 10, 10 और कितना हो जाएगा 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, यानी फिर ऐड कर लें 5 और 3 8, 9 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या आ जाएगा 15y इज इक्वल टू 360 में से आपने 15 को माइनस कर लेने, तो 15y इज इक्वल टू हमारे पास पीछे कितना बचेगा, आई थिंक 345 बचेगा। तो y इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 345 के नीचे आपने 15 को डिवाइड कर देना। 15 क्या हो जाएगा 2 ज़र 30, तो और 15 3 ज़र 45, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 23 आ जाएगी। यानी जो वेरिएबल है इसमें एंगल्स में अननोन
वेरिएबल था वो फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल अब आपने निकालना है जी, EASU और E, मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल। अब मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल आपके पास क्या है, y + 5 है, तो y प्लस आपने 5 लिख लेना है, तो y की जगह आपने 23 + 5, तो आपके पास कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी फर्स्ट एंगल आपके पास कितना आ जाएगा, इसमें आपने ऐड कर लेना है, तो आपके पास पहला एंगल आ गया जी 28। अब अगर हमने क्या करना है जी, सेकंड एंगल फाइंड करना है, तो सेकंड एंगल हमारे पास क्या है, ये है। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ सेकंड एंगल। सेकंड एंगल में हमारे पास क्या है जी, 2y प्लस क्या है 3 है, तो 2 × 23 + 3, यानी y आपके पास क्या है 23 है, तो ये 46 हो जाएगा, और +3, तो हमारे पास जो सेकंड एंगल है वो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 49 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड एंगल की बात करें, ये थर्ड एंगल हमारे पास कितना है जी 3y + 2, 3y + 2, तो 3 × 23 + 2, तो 3 कितना हो जाएगा जी 69 + 2 हो जाएगा, तो 69 में हमने क्या करना है 2 ऐड करने हैं, तो 71 हो जाएगा, यानी कि 71 हमारे पास क्या आ जाएगा जी थर्ड एंगल आ गया। अब हमारे पास यहाँ फोर्थ एंगल है, जो फोर्थ एंगल है वो हमारे पास क्या है 4y + 1 है, 4 × 23 + 1, 4 3 = 12, 12 के 2 1 कैरी चला गया, 4 2 = 8 और 1 9 + 1, तो हमारे पास जो फोर्थ एंगल है वो कितना आ जाएगा 93 डिग्री, तो फोर्थ आ गया। अब हमारे पास आ गया जी फिफ्थ एंगल। फिफ्थ एंगल है वो हमारे पास है 5y + 4, तो 5 23 × 4, यानी y की वैल्यू 23, 5 3 = 15, 15 का 5 1 कैरी चला जाएगा, 5 2 = 10 एंड 1 11 + 4, तो जो फिफ्थ एंगल है, फिफ्थ एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 119 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिफ्थ एंगल आ जाएगा 119, 93 है, फिर 71 भी है हमारे पास, एंड 41 एंड 28, ये हमारे पास जो है 1 बाय 1 करके हमने एंगल निकाल लिए। फर्स्ट एंगल यहाँ हम लिख लेते हैं, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, ये देखें ना 28 है ना, वो यहाँ में अगेन लिख लेता हूँ, ये देखें 1 2 3 4 5, 5 एंगल हमारे पास हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का भी। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 14 की, तो 14 में कह रहा है कन्वेक्स पॉलीगन हैज 14 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। अब कह रहा है कि कन्वेक्स पॉलीगन है, तो कन्वेक्स पॉलीगन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑल इंटीरियर एंगल दैट मेजर लेस देन 180, यानी कि ये हमारे पास कन्वेक्स जो पॉलीगन होती है उसके जो इंटीरियर एंगल की मेजर होती है वो 180 से लेस होती है, 180 से कम होती है, यानी कि ये कन्वेक्स पॉलीगन की एक पहचान होती है। अब इसके ना डायगोनल के क्या मतलब, डायगोनल के ये मतलब होता है कि मैं आपको वैसे एक आसान फिगर में समझाता हूँ। अगर ये मेरे पास क्या है, एक कोई शेप है लाइक रेक्टेंगल है, तो इसका अगर यहाँ से यहाँ में इसके अपोजिट वर्टेक्स को मैं ज्वाइन करूँगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा ONALS डायगोनल। इसी तरह यहाँ से यहाँ में करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये उसका डायगोनल होगा। इसी तरह अगर ये कोई लाइक ऐसे, इसको मैं इधर, ये डायगोनल है, इसका ये डायगोनल है, इसका ये तो इस तरह नहीं बन रहा, ये इसकी भी कोई ना कोई शेप मैंने एक ऐसी बना दी है, अदरवाइज ये होगा, एक सेकंड में प्रॉपर बनाता हूँ शेप ना, एक ऐसे, ये ना ऐसे शेप होती है, ठीक है। इसका ये डायगोनल बन जाएगा, जैसे अगर आप इसको इधर मैच कर दो, इसको इधर कर दो, ये मतलब डायगोनल इस तरह होते हैं, यानी कि क्रॉस में जो एक दूसरे को वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं उनको डायगोनल कहा जाता है। अच्छा, अब हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स उसने 14 दे दिए, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ जो पॉलीगॉन है उसके हमने क्या करने हैं, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन वो हमने क्या करनी है, यानी कि फाइंड करनी है, दैट इज मीन n इज इक्वल टू हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ जो साइड्स हैं उसको हमने क्या कर दिया, n कह दिया। हम नंबर ऑफ साइड को n कह दिया,
तो अब हम नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, जी हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, फार्मूला लगाएंगे किसका, नंबर यानी कि डायगोनल को अगर फाइंड करना है तो n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू होगा, लेकिन क्योंकि ये तब होता है डायगोनल आप फाइंड करने के लिए जब आपके पास n की वैल्यू हो, तो अब n की नहीं है, डायगोनल है, तब यही फार्मूला लगेगा। अब डायगोनल क्या है, डायगोनल हमारे पास क्या है 14 है, इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस 14 के साथ इधर आके डिवाइड हो रहा है ना, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 2 इनके नीचे डिवाइड हो रहा था इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, ये n इस n से मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर हो जाएगा और ये इस n से मल्टीप्लाई होकर 3n हो जाएगा। अब ये 28 हो जाएगा, 28 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n। अब देखें n स्क्वायर माइनस 3n, इस 28 को इधर ले आओ तो ये माइनस 28 और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा, यानी इक्वल टू 0 इधर बचता है तो वो मैंने 0 इस तरफ लगा दिया। अब इसका मिड टर्म ब्रेक होगा, अब मिड टर्म ब्रेक होगा क्या कि n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 28 है ना, इज इक्वल टू 0। तो मिड टर्म का ये मतलब होता है कि अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर आएगा वो 28 n स्क्वायर आएगा। तो अब आपने क्या करना है कि जो इस वेरिएबल है इसके साथ जो कोफिशिएंट है 28, इसका आपने एलसीएम लेना है और चेक करना है। 2 14 पहले स्टेप में आपने चेक करना है कि आया इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से तो डेफिनेटली 28 बन जाएगा, लेकिन प्लस या माइनस करने से 3 बनता है तो नहीं बनता। फिर आगे फिर चले, 2 का टेबल 2 7 14। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 2 4 होता है, ठीक है। 4 में से यानी कि 7 में से 4 निकालो तो 3 बचता है और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 28 बचता है। तो इसका मतलब है कि इसके जो मिड टर्म ब्रेक होगा वो क्या होगा, -7n प्लस 3n। अब ये है कि हमने प्लस किसके साथ लगाना है और माइनस किसके साथ लगाना होता है, ये चेक करना होता है। देखो जो गिवन साइन है उसको बड़े नंबर के साथ लगा दो और उसका जो अपोजिट साइन है वो छोटे नंबर के साथ लगा दो। अब इन दोनों में से n कॉमन ले लो। जब n स्क्वायर का मतलब है 2n थे, एक n बाहर चला जाएगा तो एक n बच जाएगा माइनस, ये देखिए 7 है, n था वो बाहर चला गया। अब देखिए इधर से 3 कॉमन ले लो, ये n आ गया, 4, मैंने क्या लिखना था, 4 लिखना था, गलती से मैंने 3 लिख दिया, ये क्या है 4 है, ठीक है 4। तो 4 बाहर चला जाएगा, -4 का टेबल 7 टाइम और इक्वल टू 0। n-7 क्या है 2 टाइम है तो अपने कॉमन ले लेने और फिर आपके पास बच जाएगा n+4 और दूसरी तरफ क्या आ गया 0। इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल आपने पुट करना है और n+4 को भी 0 के इक्वल पुट कर लो। तो n इज इक्वल टू 7 और इधर आ जाएगा n इज इक्वल टू -4 विच इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये वाला क्या होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइड नॉट पॉसिबल क्यों, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, साइड कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए पॉसिबल नहीं है। सो n इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 7, यानी कि कितनी साइड होंगी, 7 साइडेड फिगर होगी जिसके 14 डायगोनल बनेंगे। लाजमी बात है जैसे कि अगर लाइक 7 है ना तो उसके अपोजिट वर्टेक्स को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, तो टोटल हमारे पास 14 ही बनेंगे। तो क्वेश्चन 14 हो गए, वीडियो को पास करके उतार लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बहुत छोटे से क्वेश्चन और एक दूसरे का अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें नंबर ऑफ साइड्स जो है उसने हमें दे दी है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो हमसे पूछ रहा है, जबकि इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल उसने हमें दे दिया है और नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने को कह रहा है। इधर नंबर ऑफ साइड हमें पता है, इधर नंबर ऑफ साइड हमने निकालनी है, इधर नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल हमें फाइंड करने हैं, जबकि इधर नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं, एक दूसरे का रिवर्स क्वेश्चन है। तो वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 होता है। तो n की वैल्यू देखो 13 है, 13 - 2 11, 11 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 1980, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ गया, जो आंसर हमारे पास आ गया। जो यहाँ आंसर है वो इस तरफ यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो क्या होता है, n-2 × 180 2880 है, यानी कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो उसने हमें दे दिया 2880 डिग्री। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ साइड n हमने फाइंड करनी है, तो इसलिए क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू, इसकी इक्वल आ जाएगा। ये 18 इधर क्या हो रहा है, 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 180 को 2880 पे डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा। फिर ये देखें 2 माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस करोगे तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 18 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। अब अगर अब यही वैल्यू
18 अब यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 2880 आ जाएगा। अगेन मतलब अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो इस ये जो 18 है वो इस जगह n की जगह 13 की जगह 18 पुट करो, उसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास दोबारा 2880 आ जाएगा। तो बस इतना मुख्तसर से 2 क्वेश्चन थे, ये भी हो गए और साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।